बेसिकली जो टॉपिक है आज का, लॉ विद एस्ट्रोलॉजी एंड माइथोलॉजी, ट्रांसफ्यूजन। बेसिकली 2011 में मेरे को एस्ट्रोलॉजी का एक मेरी बिगनिंग हुई थी एंड टिल 2021 उसने मेरा साथ इंसान को पहचानने में, पर्सनैलिटीज़ को एग्जामिन करने में बहुत दिया। जैसे मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल दूँ आपको। माई बर्थ इज 17 जुलाई। आई एम कैंसेरियन बाई सन साइन, जैसा कि अगर आप थोड़ा बहुत नॉलेज भी रखते हैं। कैंसेरियंस के बारे में ये कहा जाता है कि वो सामने वाले इंसान को इमीडिएट जज नहीं कर पाते, और जितने भी वकील आपको कैंसेरियंस मिलेंगे वो ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी करेंगे, लेकिन क्लाइंट हैंडलिंग उनकी पूरी होगी क्योंकि फीस नहीं निकलवा पाते क्योंकि दे आर नॉट प्रैक्टिकल एट हैंडलिंग पीपल। बेसिकली दिस इज द डिफिकल्टी विद कैंसेरियंस। सो 2011 में मेरा बेटा हुआ, और आज जाके मुझे वो चीज़, मतलब कुछ टाइम पहले जब एस्ट्रोलॉजी में मैंने वो कॉम्बिनेशन पढ़ा तो मुझे पता चला कि मेरा एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट बेटे के पैदा होने के बाद इनिशिएट होना था, वो एक्टिवेट हुआ पार्ट। तब जब एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट, मेरा कोई गुरु नहीं था, मेरा कोई मतलब किसी से मैंने कोई सीखा नहीं। मैंने गूगल से राशियां सर्च करनी शुरू की थी। 12 राशियां टोटल हैं हमारी, 6 मैस्कुलिन है, 6 फेमिनिन है। ये शब्द जो मैंने मैस्कुलिन फेमिनिन यूज़ की है बहुत डीपर सेंस में है। इसको अगर टाइम मिला तो मैं इसको एलोबरेट भी करूँगा आपको इस लेक्चर में। तो जितने भी लोग साल में पैदा होते हैं 12 महीनों में, दे आर हाईली इन्फ्लुएंस्ड विद दीज साइंस। अब किसी का मून साइन क्या है, सन साइन क्या है, लगन क्या है कुंडली में, हॉरोस्कोप के अंदर, वो पर्सनैलिटी डिटरमिन करता है। लेकिन 2011 में मुझे एस्ट्रोलॉजी का, मतलब कि कुंडली बनाना नहीं आता था, कुंडली का नॉलेज नहीं था, लेकिन राशियों पे मेरी पकड़ बन गई। 2011-12 में जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता रहा, मुझे लोगों की पर्सनैलिटी सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से, अगर मुझे किसी ने बताया कि 10 नवंबर का पर्सनैलिटी कैसा होगा, 10 जुलाई का कैसा होगा, 10 मई का कैसा होगा, तो 70% 80% भी अगर मैं पर्सनैलिटी को जज कर पाता था तो मुझे लगता था ये मेरी वकालत में एक विन विन सिचुएशन है। यानी कि जो पार्ट मेरा हैंडीकैप था, यानी कि जब मैं वकील था तो मैं लोगों को जज नहीं कर पाता था, वो मेरा रेक्टिफाई हुआ ये चीज़ जानने से। मैं लोगों को डेट ऑफ बर्थ से, मेरा कोई क्लाइंट आता था उसकी मैं डेट ऑफ बर्थ पूछता था तो माइंड में एक फ्रेमवर्क में डल जाता था कि ये आदमी इस पर्सनैलिटी का है। इवन जजेस की पर्सनैलिटी, जैसे हाई कोर्ट के जजेस की, हाई कोर्ट की वेबसाइट पे डेट ऑफ बर्थ दी हुई है, हालांकि वो ज़रूरी नहीं सभी की सही हो, लेकिन काफ़ी हद तक काफ़ी जजेस की सही है, तो वो अप्लाई होती थी। क्योंकि मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, 12 राशियों में इसको हम, अगर आप क्लासिकल टेक्स्ट में जाएंगे तो जाति से भी कनेक्ट किया गया राशियों को। जैसे 3 राशि हैं, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसियंस, इनको ब्राह्मण राशि बोला गया है। हम यहाँ कास्ट से नहीं लेंगे चीज़ें, लेकिन ब्राह्मण के जब हम फीचर इन राशियों के हम बात करते हैं तो ऑथर, टीचर, फिलोसफर, ये 3 शब्द निकल के आते हैं। दुनिया में जितने भी लोग जिनके ऊपर कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसियन का इफेक्ट है, वो ऑथर मिलेंगे आपको, बुक राइटर मिलेंगे, डिटेल में लंबी जजमेंट्स लिखने वाले मिलेंगे। और ये जजेस कहेंगे, मिस्टर काउंसिल, डोंट गो हियर एंड देयर, टेल मी इन डिटेल, इन ए प्रॉपर सीक्वेंस, आई वांट टू नो एवरीथिंग। लेकिन जब आप टॉरस, कैप्रिकॉर्न और वर्गो जजेस पे जाएंगे, वो कहेंगे डोंट गो इन डिटेल, कम टू द पॉइंट। उनके जजमेंट्स आपको एलोबरेटिव नहीं मिलेंगे, बहुत ज़्यादा रीजनिंग नहीं मिलेगी। लेकिन जब आप स्कॉर्पियन, कैंसेरियन और पाइसियन जजेस की बात करेंगे तो उनकी जजमेंट्स में आपको बहुत डीप रीजनिंग मिलेगी, और इमोशनल फैक्टर भी मिलेगा, और सोसाइटी को टच करने वाला पार्ट भी मिलेगा। मुझे याद है जब ये पर्सनैलिटीज़, इस बेसिस पे मुझे नॉलेज हुआ कि लोगों की पर्सनैलिटी राशियों से गवर्न होती है और बड़ा इजी है किसी को पकड़ना, तो एक केस सुप्रीम कोर्ट का मैंने लिया जब व्हेन आई वाज ए यंग काउंसिल, और जस्टिस मुखोपाध्याय होते थे उड़ीसा के उस समय सुप्रीम कोर्ट में, जिनकी बेंच पे वो केस लगा, और साथ में एक दूसरे जज भी थे। तो जस्टिस मुखोपाध्याय का जन्म था 12 मार्च का, तो ही वजह पाइसियन। अब जस्टिस एजी मसीह हमारे जो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, ये भी 12 मार्च इनका जन्म है। तो पाइसियंस को हाईली इमोशनल और सेंसिटिव बोला जाता है। तो मेरे माइंड में आया कि इफ आई विल इंक्लूड समथिंग सेंसिटिव इन माई आर्ग्यूमेंट्स, इफ आई विल इंक्लूड समथिंग इमोशनल इन माई आर्ग्यूमेंट्स, देन आई मे गेट रिलीफ फ्रॉम द कोर्ट। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में नोटिस होना ही बहुत बड़ी बात होती है। और आप मानेंगे नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट गया, मेरिट तो चलो उसमें 10% जो थी मैंने आर्ग्यू की, लेकिन साथ में मैंने एक इमोशनल फैक्टर रखा कि द एक्यूज्ड इन माई केस इज सफर्ड बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड एंड शी इज लाइंग ऑन द बेड। और वो सच में ही उसकी पोजीशन ये थी।
एंड जस्टिस मुखोपाध्याय इशू नोटिस एंड ग्रांटेड, जो एक केस चलना था वो मेरा चला। तो इस तरह से मैंने अपने जीवन में देखा है कि अगर एक घर में 4 मेंबर भी हैं या 10 मेंबर हैं, उनमें केमिस्ट्री कैसी होगी वो इसी पे बताया जा सकता है कि डेट ऑफ बर्थ सबके 10 के 10 मेंबर के आप डेट ऑफ बर्थ ले आइए, पता चल जाएगा कि कौन कैसा है। अब जैसे मैं बताऊं आपको, मान लीजिए किसी का फादर का बर्थ है 19 फरवरी, तो फादर बहुत प्रैक्टिकल मिलेगा, क्योंकि एक्वेरियस जो साइन है, कुंभ राशि जिसको बोलते हैं, ये चाइल्डहुड से मैच्योर लोग होते हैं, प्रैक्टिकल, बचपन से ये जिम्मेदारियां लेनी शुरू कर देते हैं, हाईली मैच्योर इन डीलिंग इन एवरीथिंग। जस्टिस सूर्यकांत है 10 फरवरी, कुमार विश्वास है अरविंद केजरीवाल के साथ कभी थे, वो उनका 10 फरवरी है। इनको इंटेलेक्चुअलिटी के लिए जाना जाता है, वेरी नॉलेजेबल शार्प माइंडेड पीपल, एक्वेरियस, प्रैक्टिकल फ्रॉम चाइल्डहुड। लेकिन बेटा पैदा हो गया 4 जुलाई, 8 जुलाई, 16 जुलाई, 15 जुलाई, लाइक ए चाइल्ड पर्सनैलिटी, कैंसेरियन, सामने वाले आदमी को जज नहीं कर पाता, तो ये फादर कहेगा नालायक पैदा हो गया, किसी पे भी विश्वास कर लेता है, क्योंकि फादर मैच्योर है। बेटा मैच्योर बहुत लेट होता है, कैंसेरियन मैच्योर बहुत लेट होते हैं, चोट खा के सीखते हैं, गिरते हैं, लर्न करते हैं, फिर सीखते हैं। तो कैंसेरियन भोले होते हैं, लोगों को हालांकि ऑब्जर्वर बहुत अच्छे होते हैं, उनका इंटेलेक्ट अंदर से ऑब्जर्विंग पावर बहुत अच्छी होती है कैंसेरियन की, उन्हें लेकिन बाहर के लोग भोला समझते हैं। लेकिन कैंसेरियन का एक वीकनेस है, वो ट्रस्ट जल्दी कर लेते हैं किसी पे। हालांकि जब हम कैंसेरियन को पूरा एलोबोरेट करेंगे तो कैंसेरियन में भी कैटेगरीज हैं। तो इस तरह से मेरी ये जो जर्नी स्टार्ट हुई, मैं एक बार बस में सफ़र कर रहा था और मेरे साथ एक साथी बैठे थे, वो हरियाणा पुलिस में थे। तो ये मायरेकल बता रहा हूँ कैसे हुआ है, ये जब ये चीज़ें मेरी ज़िंदगी में आई तो मुझे लगा कि थोड़ा टाइम पास करना चाहिए, शांत वो बैठे, शांत मैं बैठा हूँ। मैंने कहा भाई साहब मैं आपके बारे में बताऊँ? कहते बताइए। मैंने कहा आपका डेट ऑफ बर्थ बताओ। मैंने 10-12 बातें उनके बारे में बताई, वो बोले नहीं आपने मेरा फेस रीड किया होगा। मैंने कहा आप किसी और का पूछ लीजिए। उन्होंने अपने ब्रदर इन लॉ को फ़ोन मिलाया, बस में ही, चलती बस में। तो ब्रदर इन लॉ को मैंने कहा कि आपकी लैंग्वेज बहुत हार्ड है, आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे। और बोले मेरी वाइफ का बताना। मैंने कहा आपकी वाइफ इमोशनल है। जब उन्होंने अपनी वाइफ का डेट ऑफ बर्थ बताया, मैंने आपकी वाइफ इमोशनल और आप लोगों में लड़ाई झगड़ा रहेगा और आपकी वाइफ आपका ये गुस्सा या स्ट्रेट फॉरवर्डनेस टॉलरेट कर ही नहीं पाएगी, तो मुझे लगता है दिक्कत है इस रिलेशन में। फ़ोन कट गया तो मुझे लगा यार मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। तब दोबारा फ़ोन आया उनका, कहते भाई साहब से बात कराओ। कहते भाई साहब आप क्या करते हो? मैंने कहा जी मैं एडवोकेट हूँ चंडीगढ़ में। कहते मेरा डाइवोर्स केस चल रहा है पंचकुला में, लेंगे आप? तो जब मैं इस लेवल पे आ गया कि राशियां इस लेवल तक काम करती हैं, किसी की नेचर को पकड़ना इतना आसान है, तो मुझे लगा मुझे डेप्थ में जाना चाहिए। मैंने भारतीय विद्या भवन ज्वाइन कर लिया इवनिंग क्लासेस में, लॉ के साथ साथ। तो भारतीय विद्या भवन में 6 महीने मैंने ज्वाइन किया और मैंने देखा ये तो मैथमेटिक्स सिखा रहे हैं, गणित ज्योतिष सिखा रहे हैं। मैंने कहा नहीं मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं बनना, मेरा तो वकालत ही मेन है, मेरा वकालत का पैशन है, मुझे एस्ट्रोलॉजर बनना ही नहीं। मैंने छोड़ दिया, मैं 6 महीने कंप्लीट भी नहीं किया, जाना छोड़ दिया। लेकिन वहां से मुझे कुछ बेसिक इनपुट मिल गए उस 6 महीने में। उसके बाद मेरी पर्सनैलिटी तक ही मैंने अपने आप को कन्फाइंड रखा कि मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, लोगों की कुंडलियाँ नहीं देखता और मुझे तो लोगों की पर्सनैलिटी जज करनी आ गई। यही मेरी वकालत में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। उसके बाद 2021 में फिर मेरी कुंडली में कुछ ऐसा योग आया, पता नहीं एक अंदर से एक आग जैसे आती है कि मुझे तो डीप में जाना है, या लाइफ में कह लीजिए कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई जिनका सॉल्यूशन ढूंढना था। मैंने बुक्स मंगानी स्टार्ट की, यूट्यूब पे वीडियोस कुछ देखे और धीरे धीरे लाइफ में एक चैनलाइज हो गया। मतलब फिर एक लेवल पे मैं आ गया कि वकालत का ट्रांसफ्यूजन भी मुझे दिखने लगा, जो आज लेक्चर का टॉपिक है, ट्रांसफ्यूजन फ्लो एंड एस्ट्रोलॉजी। अब जैसे मैं एक चीज बताता हूं आपको, 27 नक्षत्र हैं। अब 27 नक्षत्र के मंदिर हैं साउथ में। जब एस्ट्रोलॉजी पे पुराने आप 200 साल 500 साल पहले जाएंगे तो एस्ट्रोलॉजी पे नक्षत्र पे ही प्रिडिक्शन होता था। साउथ में तो आज भी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर नक्षत्र के बेसिस पे ही प्रिडिक्शन करते हैं और नक्षत्र फिक्स है, कॉन्स्टेलेशन ऑफ स्टार्स है, वो चेंज नहीं होता। तो एक नक्षत्र आता है, मूल नक्षत्र है, केतु है प्लेनेट, उसके 3 नक्षत्र हैं, अश्विनी माघम मूल। ये जो 3 नक्षत्र हैं, जैसे कंदमूल शब्द सुना होगा आप लोगों ने, मूल का मतलब जड़, जड़ें हमारी। यानी कि कोई व्यक्ति अगर मूल, वैसे मैं बता दूं मूल नक्षत्र में कौन पैदा हुए थे, हनुमान जी पैदा हुए थे। मूल नक्षत्र वो लोग हैं जो पिछले जन्म से अपनी एक अथाह फायर की एनर्जी लेके पैदा हुए हैं, मतलब जिनके अंदर डिस्ट्रक्शन की बहुत बड़ी पावर है, लेकिन वो हिडन रहती है। और जब तक हिडन रहती है जब तक उनके साथ अति ना हो जाए। या ये कह लीजिए जैसे हनुमान जी अपनी ताकत को नहीं पहचान पाते थे, मूल नक्षत्र वाले लोग अपनी ताकत पहचान ही नहीं पाते हैं। वो जीवन का, क्योंकि वो सफरिंग में बीतता है 90% मूल नक्षत्र वालों का जीवन।
उनका जो सेकंड हाफ होता है लाइफ का, या थर्ड हाफ होता है, आप जो भी कहें, वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में चले जाते हैं। उनको फाइनेंशियल लॉसेस, प्रोफेशनल लॉसेस और बहुत सारे फैमिली में स्ट्रगल भी फेस करना पड़ता है मूल नक्षत्र के लोगों को। मूल नक्षत्र जो है हमारे जड़ों से है, यानी कि हमारे जो संस्कार हैं, रिचुअल्स हैं, आपके पूर्वजों के जो नियम बनाए थे जो उन्होंने परिवार को चलाने के लिए, ये उनको फॉलो करने वाले लोग होते हैं। अपने पीढ़ियों से चले आए ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाले लोग मूल नक्षत्र के मिलेंगे आपको। वो लेटेस्ट जो कल्चर है उसको एक्सेप्ट एडॉप्ट नहीं करते हैं बड़ी जल्दी, वो अपने पूर्वजों की तरफ झांकते हैं। अगर पूर्वजों ने कोई मकान भी बेच दिया ना पुराना, तो वो कोशिश करेंगे उसको खरीद ले। उनकी जो यात्रा है जीवन की, वो अपनी जड़ों की ओर होती है। हमारे पूर्वज क्या करते थे, कौन कौन पूर्वज थे, उनकी जानने की बड़ी जिज्ञासा होती है। तो एक केस मैं बताऊं आपको, माल रोड की प्रॉपर्टी है शिमला में, मैं रेंट मैटर है था मेरे पास, ये शिमला हाई कोर्ट का। तो शिमला में मैंने देखा है बहुत सारे जजेस को, बहुत सारे एडवोकेट्स को एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज है, और हिमाचल में कुछ ज़्यादा ही है, मैंने देखा है। तो अब आप एक चीज़ देखिए, मेरा जो क्लाइंट है वो एनआरआई था, मूल नक्षत्र का क्लाइंट था। मैंने कुछ क्लाइंट्स की मैं कुंडली मांग लेता हूँ, और तो मूल नक्षत्र का जो व्यक्ति है, टीनेंट का आर्ग्यूमेंट ये था कि ये 1965 से इंग्लैंड में सेटल है, ये इंडिया आना ही नहीं चाहता, तो पर्सनल नेसेसिटी इसकी फेक है, और वहीं का इसका ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड बना हुआ है। कभी कभी इंडिया में आता है, ठीक है, साल में आ गया, एक बार 2 साल में आ गया, अदरवाइज इसने यहाँ रहना नहीं है। और 82 ईयर्स उसकी एज हो गई थी केस लड़ते लड़ते। 2006 में केस लोअर कोर्ट से शुरू किया था। रेंट भी 75 रुपया, 75 रुपीज रेंट था। तो ये सारा केस करते हुए मेरे दिमाग में आया कि भले ही ये यहां रहना नहीं चाहता, अगर ये सच भी मान लें एक पल के लिए कि लैंडलॉर्ड की पर्सनल असिस्ट नहीं है, लेकिन मूल नक्षत्र का आदमी मरना अपने नेटिव प्लेस पे चाहता है। कुदरत कुछ ऐसा करती है कि जब वो मरने वाला होता है, या मरने का जो लास्ट फेज ऑफ लाइफ होता है, वो अपने नेटिव प्लेस पे ऑटोमेटिकली आ जाता है। और ये आदमी जब से रिटायर हुआ था, इसके अंदर आग थी, पनप रही थी कि मुझे शिमला में बसना है, बुढ़ापे में आना है, मुझे यहीं सेटल होना है। तो अगर माइथोलॉजी, अगर ट्रायल कोर्ट के एडवोकेट्स को एस्ट्रोलॉजी आने लगे, ट्रायल कोर्ट के एडवोकेट्स को माइथोलॉजी आने लगे, वो हमारे क्लासिकल टेक्स्ट और स्क्रिप्चर्स हमारे एविडेंस में टेंडर होते ही नहीं, ना कोई एडवोकेट आर्ग्यू करता। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताऊं आपको, 2012 में मलेरकोटला की एक दरगाह है, हजरत शेख सदरुद्दीन सदरे जहां, उसका केस मेरे पास आया, संगरूर में अपील पेंडिंग थी। तो वो वजाहत अली खान मेरे क्लाइंट थे, 6 ब्रदर हैं वो। उनके एक ब्रदर नुसरत अली खान बादल सरकार में कभी हेल्थ मिनिस्टर भी रहे थे। लेकिन ये जो वजाहत अली खान थे, ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ये दरगाह का ही संभालना इनका था। और वहाँ पे एक ग्रुप था, शेरवानी ग्रुप, और शेरवानी ग्रुप में और वजाहत अली खान के बीच में एक कंटेस्ट था कि दरगाह किसकी है। शेरवानी बेसिकली वो थे जो किसी समय में यहाँ पे सफाई किया करते थे और धीरे धीरे अपनी ओनरशिप क्लेम करने लगे। तो जब ये केस मेरे पास आया तो मैंने कुरान पढ़ी, क्योंकि एक एडवोकेट का जो सबसे पहला टूल है वो रिसर्च है, एंटायर लाइफ पढ़ता है। और जब हम पढ़ने की बात करते हैं ना, तो मरकरी प्लैनेट आता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, मरकरी एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो केस मैंने किया, दरगाह एग्जिस्टेंस में कैसे आई, अब जैसे दरगाह कैसे पता लगाएं कि असली है या नहीं है, इसका एक सिंपल सा मैं 2-3 चीजें आपसे शेयर करता हूं। जैसे एक शब्द है जियारत। जियारत का मतलब होता है प्रेयर ऑफ अल्लाह। नहीं, जियारत का, इबादत का मतलब होता है प्रेयर ऑफ अल्लाह, और जियारत का मतलब होता है घूम के आना। जैसे मक्का मदीना जाते हैं मुस्लिम, वो जियारत है। और इबादत का मतलब है प्रेयर ऑफ अल्लाह। यानी कि कुरान कहती है कि प्रेयर ऑफ अल्लाह है, जो प्रेयर जो है वो किसी व्यक्ति विशेष की नहीं हो सकती, इंडिविजुअल की नहीं हो सकती। वो तो एक नॉन एग्जिस्टेंस, मतलब दिखाई ना देने वाली चीज है। अगर किसी व्यक्ति की कोई पूजा कर रहा है तो वो हम उसे अल्लाह की पूजा नहीं मानेंगे। कुरान का क्लियर कट ये फंडा है। तो दरगाह पे जो लोग जाते हैं वो सारे के सारे जियारत करते हैं। जियारत का मतलब होता है कि अपने बुजुर्गों के ऊपर विजिट करना, जैसे हिंदू अपने पितरों पे जाते हैं, कि अपने पितरों पे जाना, अपने बुजुर्गों पे जाना, उनकी ब्लेसिंग्स लेना। तो दरगाह जब का कंसेप्ट जब एग्जिस्टेंस में आया था, तो वो घर का ही कोई बुजुर्ग होता था, मैरिड या अनमैरिड इररिलेवेंट है, घर का ही कोई बुजुर्ग जो अपने मुस्लिम रिलीजन की मतलब फिलॉसफी को मतलब अच्छे से कंसीडर करता था, प्रोफेस करता था, सराय बनवाता था, धार्मिक कार्य करता था। ऐसे व्यक्ति के डेथ के बाद घर के आंगन में या खेत में या कहीं भी एक दरगाह का निर्माण कर दिया जाता था, और वो मुस्लिम परिवार
उस दरगाह पर समय समय पे जियारत करने जाता था। तो अगर पता लगाना है कि दरगाह जेन्युइन है या नहीं है, तो दरगाह का जो ट्रस्टी है, आप सिर्फ उससे ये कहिए कि भैया ये जो आदमी दबा हुआ है दरगाह के अंदर, इसका जो पेडिग्री टेबल है, फैमिली ट्री है, या किस परिवार से ये बिलोंग करता था, उसके एविडेंस दे दीजिए। अगर वो एविडेंस उस आदमी के पास है प्रॉपर मैनर में, क्योंकि जो केस मैंने कंटेस्ट किया था उसमें परिवार के पेडिग्री स्टेट मलेरकोटला रियासत होती थी, 2 अरबी और फारसी में डॉक्यूमेंट्स थे अटेस्टेड बाय दादन, जो उस समय के स्टेट मलेरकोटला की रियासत के जो हेड होते थे। पूरी पेडिग्री टेबल थी, और ये नाना साइड से वंश था जो वजाहत अली खान था, दादा साइड से नहीं था। तो कहने का मतलब ये है कि एक वकील एक रिसर्च करता है, और रिसर्च जब हम करते हैं तो जैसे मुझे कुछ लोग बोल देते हैं कि आप एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छी बात करते हैं, आप वकालत में कैसे आ गए? जबकि एक वकील तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड होता है। एक वकील ताउम्र पढ़ता है, ताउम्र रिसर्च करता है। कल को मंदिर का केस आएगा तो हम क्लासिकल टेक्स्ट भी पढ़ेंगे, भले ही कभी ना पढ़े हो। अब वकीलों ने तो मेडिकल साइंस भी नहीं पढ़ी। बहुत वकील ऐसे होंगे जो मेडिकल बैकग्राउंड से है ही नहीं, लेकिन फिर भी मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं डॉक्टर का। तो वकालत की एक जर्नी है, इसीलिए वकील को कहा जाता है जैक ऑफ ऑल ट्रेड। मास्टर वो बन जाता है जब केस आता है। मेरे पास पिछले 2-3 साल पहले एक होमगार्ड का केस आया। मुझे होमगार्ड के बारे में कुछ ज्यादा पता ही नहीं था, क्योंकि सिविल लॉ पूरा वर्ल्ड है ना। सिविल लॉ तो आपके बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर डेथ सर्टिफिकेट की जर्नी है, एंडलेस जर्नी है। क्रिमिनल लॉ 15-20 किताबों में कन्फाइंड हो जाता है, इसीलिए सिविल लॉ के एडवोकेट को तो सारी उम्र पढ़ना पड़ता है, रिसर्च जारी रहती है किसी न किसी टॉपिक पे। तो जब होमगार्ड का केस मेरे पास आया, मैंने कहा ये क्लास 4 होते हैं, क्लास 3 होते हैं, क्योंकि पंजाब होमगार्ड एक्ट थे, उसमें होमगार्ड शब्द कहीं था ही नहीं, मेंबर था, मेंबर होमगार्ड्स सर्विस। तो फिर ये समझ में आया कि होमगार्ड तो एम्प्लॉय है ही नहीं, है तो वॉलंटियर है, और वो सस्पेंड किया हुआ था। तो मुझे लगा जब ये एम्प्लॉय है ही नहीं तो सस्पेंड कैसे कर दिया। फिर मैंने जब डिटेल में जजमेंट्स पढ़ी कुछ सुप्रीम कोर्ट की, कि उसमें पढ़ा कि जो अगर सर्विस रूल नहीं है तो जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसमें सस्पेंशन की पावर वेस्ट करती है। तो जब किसी को अपॉइंट करने की पावर किसी के पास है तो सस्पेंड करने की पावर भी ऑटोमेटिकली वेस्ट करती है। उसके बाद मुझे लगा मैं फिर सस्पेंशन अलाउंस कैसे मांगूंगा इसके, जब ये एम्प्लॉय है ही नहीं, जब सर्विस रूल ही नहीं है इसके जो इसके सस्पेंशन अलाउंस को गवर्न करते हैं। तो मैंने रिसर्च करके रिट ड्राफ्ट की, और मैंने उसमें एक कोशिश ये की कि इसको एम्प्लॉय ट्रीट किया जाए, भले ही ये वॉलंटियर है, क्योंकि 27 साल की रेगुलर सर्विस थी उसकी, 27 ईयर्स की। और उमा देवी की जजमेंट, सर्विस लॉ, मैंने 10-12 जजमेंट, और एक जजमेंट मुझे ऐसी मिली, मैं आपको बताऊं, 1960s की फुल बेंच की सुप्रीम कोर्ट की, जो ये कहती थी कि अगर किसी एम्प्लॉय के सर्विस रूल्स नहीं है तो ड्यूरिंग सस्पेंशन वो फुल सैलरी का हकदार है। तो मैंने जज साहब को कहा कि फिर फुल सैलरी दिलवाई जाए और इसको एम्प्लॉय ट्रीट किया जाए। तो फाइनली आप अगर किसी भी स्टेट के लॉ उठा के देखेंगे तो होम गार्ड को सस्पेंशन अलाउंस कहीं नहीं दिए गए। लेकिन अभी रिसेंटली मेरे उस केस में जजमेंट आई है, सिंगल बेंच ने ये हेल्ड किया है कि इसको 10,000 रुपीज पर मंथ सस्पेंशन अलाउंस अलाउड है उस हर होम गार्ड को ड्यूरिंग सस्पेंशन जिसकी 10 ईयर या उससे ज्यादा कंटिन्यूअस सर्विस है। अब ये लॉ लेट डाउन हुआ है, अब ये डिवीजन बेंच इसमें क्या करेगा वो एक अलग बात है, अगर डिपार्टमेंट जाएगा। तो एक एडवोकेट रिसर्च करता है, उस रिसर्च में माइथोलॉजी भी आती है। अब जैसे मैं एक बहुत बड़ी चीज, मतलब एक डिफरेंट एंगल से आपसे डिस्कस करूं, 3 शब्द हैं, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम। इंफॉर्मेशन, हम सब इंफॉर्मेशन लेते हैं, इंफॉर्मेटिव लाइफ है हमारी, यूट्यूब से, गूगल से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हमारे इंफॉर्मेटिव हैं। हम बोलते हैं जर्नल नॉलेज, जीके, वो गलत शब्द है, क्योंकि वो जर्नल इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। नॉलेज हमेशा हिडन मिलेगी, नॉलेज कभी सरफेस पे नहीं होती है। जितनी भी चीजें सरफेस पे हैं वो सारी इंफॉर्मेशन है। लेकिन समस्या ये है कि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग इंफॉर्मेशन को गैदर करके ये सोचता है कि आई एम नॉलेजेबल, तू मुझे सिखाएगा, वो मुझे सिखाएगा, तुम मुझे बताओगे, ये टेंडेंसी जनरेट हो जाती है। अब जैसे एक बच्चा किसी पार्टी में आके कहे कि डू यू नो अबाउट XYZ गैलेक्सी, वी ऑल विल से यार कितना इंटेलिजेंट बच्चा है, इसने इस गैलेक्सी के बारे में बताया, हमें भी नहीं पता था। जबकि ये इंफॉर्मेशन है, गूगल पे आपको मिल जाएगी। तो जो चीजें इजीली अवेलेबल हैं किसी ना किसी सोर्स पे, वो सब इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन के बाद जो स्टेज है नॉलेज की, जैसे मैं एक एग्जांपल भी दूंगा आपको नॉलेज का। आर्टिकल 80 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि राज्यसभा शैल बी ए परमानेंट हाउस एंड विल नेवर डिसॉल्व, जबकि लोकसभा डिसॉल्व आफ्टर एवरी 5 ईयर्स।
ये मगअप कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, क्राइम कर लेते हैं सब लोग। आर्टिकल याद कर लो संविधान के, 395 आर्टिकल याद कर लिए, लगता है आई एम नॉलेजेबल, जबकि वो एक इंफॉर्मेशन है। अब जब इंडिया की डेफिनेशन आप ढूंढेंगे, आर्टिकल 1 में इंडिया की डेफिनेशन दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कहती है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। यानी कि इंडिया कौन है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है। और यूनियन ऑफ स्टेट्स कौन कहां बैठता है? राज्यसभा में बैठता है। स्टेट्स रिप्रेजेंट करते हैं ना राज्यसभा में, सभी स्टेट्स बैठते हैं, स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव वहां होते हैं। अब सपोज राज्यसभा डिसॉल्व फॉर 1 मिनट, इट मींस देयर इज नो यूनियन ऑफ स्टेट फॉर 1 मिनट, इट मींस देयर इज नो इंडिया। इसीलिए राज्यसभा परमानेंट हाउस है कि इंडिया हमेशा एग्जिस्टेंस में रहे, इंडिया कभी मतलब जो ये यूनियन ऑफ स्टेट है हमेशा एग्जिस्टेंस में रहे। तो ये हिडन था, ये सरफेस पे नहीं है, आपको जर्नल इवन गूगल पे भी नहीं मिलेगा चीजें आपको ये। और ये ऐसा नहीं है, आपकी अपनी डेफिनेशन हो सकती है, आपका अपना विचार हो सकता है, आपकी अपनी सोचने की शक्ति हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सिंगल ही फॉर्मूला है, ये जो मैंने बताया यही सोल रीजन है। क्रिएटिविटी है ना, आप लोग अपने माइंड से कनेक्ट करके चीजों को अलग चीज ले डाउन कर सकते हैं। तो थर्ड स्टेज आती है विजडम की। तो जब हम इंफॉर्मेशन शब्द यूज करते हैं तो वहां रोल आता है मरकरी प्लेनेट का। मरकरी, जेमिनी और वर्गो 2 राशियां आती है मरकरी में। और जेमिनी और मरकरी, ये जो जेमिनी राशि है मैं आपको बताता हूं, ये इतनी सीखने की उत्सुकता होती है जेमिनी के अंदर, क्यूरियोसिटी होती है। सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी सीखने की जेमिनी में होती है। उसे लगता है मैं ये भी सीख लूं, ये भी सीख लूं, ये भी सीख लूं, लेकिन डाइजेस्ट नहीं कर पाता। डाइजेस्ट का काम जुपिटर का है, क्योंकि नॉलेज और विजडम जब हम शब्द यूज करते हैं तो वहां जुपिटर प्लेनेट आता है। मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में गया, दे इनवाइटेड मी फॉर ए गेस्ट फैकल्टी। तो वहां जब बैठे थे हेड ऑफ डिपार्टमेंट के साथ, तो उनके शब्द से मुंह से निकला इंटेलिजेंट या इंटेलिजेंस, मेरे माइंड में क्लिक किया मरकरी। तो जब ऐसे सेग्रीगेट करके आप पढ़ाना शुरू करेंगे ना यूनिवर्सिटीज के अंदर कि हाउ इंटेलिजेंस शब्द इज सेपरेट फ्रॉम नॉलेज एंड सेपरेट फ्रॉम विजडम। अब जैसे मैं एक चीज बताता हूं, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी। मैस्कुलिन एनर्जी डिस्ट्रक्शन की एनर्जी है। आप देखेंगे कि जितने भी लड़ाई वार सदियों से रहे हैं, पुरुषों में रहे हैं। जमीन जीतना, युद्ध जीतना, एक राज्य जीतना, दूसरा राज्य जीतना, या आज के टाइम में युद्ध नहीं है तो मशीनें हैं, ये इन्वेंशन करना, वो इन्वेंशन करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जितना भी मशीन शब्द है या जितने भी युद्ध है या डिस्ट्रक्शन की जो एनर्जी है, दैट इज वी कॉल एज मैस्कुलिन एनर्जी। और जो क्रिएशन की पैदा करने की, नर्चरिंग की, सेवा करने की, दया, करुणा, प्यार, मोहब्बत, साहित्य, लिटरेचर, संगीत, शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल डांस, ये सारा फेमिनिन एनर्जी है। भारत को हम बोलते हैं भारत माता, ये फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, रिफ्लेक्ट करता है। यूरोप की कंट्रीज में आप जाएंगे कहीं, वहां फादरलैंड बोलते हैं। उन कंट्रीज में मशीनें पनपती हैं, चाइना में मशीनें पनपती हैं। हम अक्सर ये बात करते हैं कि इंडिया मशीनीकरण में मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन सकता उस लेवल पे जिस लेवल पे चाइना है, क्योंकि इंडिया सदियों से फेमिनिन एनर्जी रहा है। इंडिया के अंदर साहित्य पनप सकता है, शास्त्रीय संगीत पनपा है, क्लासिकल डांस पनपे हैं, प्यार मोहब्बत, हमारी फिल्मों के अंदर भी आप देखेंगे इमोशंस होते हैं। हमारी फिल्मों में भी लव होता है, मोहब्बत होती है, मशीनें नहीं होती। जबकि फॉरेन की फिल्मों में आप देखेंगे रोबोटिक्स होती है, मशीनें होती हैं। तो फेमिनिन एनर्जी को हम नर्चरिंग, केयर से मानते हैं। छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो उसे फेमिनिन एनर्जी चाहिए बड़ा होने के लिए। माँ उसे दूध पिलाएगी, केयर करेगी, फिर वो किडन गार्डन में जाएगा जहां सारी फेमिनिन एनर्जी से वो मिलेगा, फीमेल ही होंगी वहां भी। 7 साल की उम्र के बाद उसकी जिंदगी में मैस्कुलिन एनर्जी आती है, फिर वो फादर का रोल देखता है। तो किसी भी चीज को पनपने के लिए, बड़ा होने के लिए, क्योंकि एक लेडी जब शादी करके आती है तो अपने हस्बैंड को सेटल करती है, हस्बैंड की केयर करती है, बच्चे को पैदा करती है, उसकी केयर करती है, परिवार को आगे बढ़ाती है, एक दीवारों को घर बनाती है। ये फेमिनिन एनर्जी ही कर सकती है, मैस्कुलिन नहीं कर सकती। इसीलिए जब मैस्कुलिन में फेमिनिन का फ्लेवर आएगा, यानी कि किसी आदमी के अंदर अगर फेमिनिन एनर्जी एक पर्टिकुलर रेशियो में आएगी तो वो इंसान केयरिंग हो जाएगा, लविंग हो जाएगा, सिंपैथेटिक हो जाएगा। उस इंसान के अंदर आप सहानुभूति देखेंगे, करुणा देखेंगे, दया देखेंगे। लेकिन अगर उसके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी ज्यादा है तो अड़ियल नेचर, लड़ने की ताकत, मैं क्यों, मैं नहीं करूंगा, वो क्यों नहीं करता, आर्ग्यूमेंट्स की पावर, डिस्ट्रक्शन की पावर बढ़ जाएगी। लेकिन जब फेमिनिन के अंदर मैस्कुलिन एनर्जी एक रेशियो के से ज्यादा आ जाए तो वो विकृत हो जाती है, फिर वो केयरिंग नहीं रहती,
फिर वो बोलती है मैं अभी शादी नहीं करूंगी, पहले मुझे सक्सेस होना है, मैं अभी बच्चे पैदा नहीं करूंगी, पहले मुझे सक्सेस होना है, क्योंकि मैस्कुलिन का रेशियो ज्यादा है। चीजें सिंपल हैं लेकिन हमारी बिहेवियर को बदल देती हैं। तो जब आप एक लेवल पे जाएंगे सोच के, विजडम के लेवल पे जाएंगे, जैसे इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम के लेवल पे गलत और सही होता ही नहीं है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, अगर क्राइम नहीं होगा तो पुलिस की जरूरत ही नहीं है, डिस्प्यूट नहीं होगा, क्राइम नहीं होगा तो कोर्ट कचहरी वकीलों की भी जरूरत नहीं है, और सारी दुनिया और सारा समाज ही अच्छा हो गया तो बॉर्डर पे सेना की भी जरूरत नहीं है, और अगर कोई बीमार ही नहीं हुआ तो डॉक्टर की भी जरूरत नहीं है। फिर समाज गति कैसे करेगा? समाज की जो मूवमेंट है, गति है, रोटेशन है, वो संभव ही नहीं है। तो गलत भी उतना ही जरूरी है जितना सही, लेकिन गलत सही को ओवरराइड ना करे, रेशियो में एक बैलेंस रहे। समाज इसी तरह चलता है। जो लोग बोलते हैं ना समाज सुधार देंगे, समाज कोई नहीं सुधार पाया, समाज खुद बदलता है 50 साल के बाद, 100 साल के बाद इवोल्यूशन अपने आप होती है, क्योंकि एनर्जीज अपने आप बढ़ती है और घटती है। इसीलिए जब आप विजडम के लेवल पे जाएंगे, गलत और सही कुछ होता ही नहीं है। छोटे लेवल पे, इंफॉर्मेशन के लेवल पे समझाना पड़ता है लोगों को कि नहीं नहीं ये गलत है, नहीं नहीं ये सही है, शब्द तो देने पड़ेंगे ना। अब एस्ट्रोलॉजी में अगर इसी चीज को हम समझें, एक व्यक्ति कहता है उच्च का ग्रह है, एक बोलता है आपका ग्रह नीच का है। नीच और उच्च कुछ होता ही नहीं है। जब आप एस्ट्रोलॉजी के हाई लेवल पे जाएंगे, वहां पे आपको पता चलेगा कि सूर्य अगर उच्च का है, जैसे सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है, और मेष राशि, मेष जो आता है महीना आता है, अप्रैल का महीना आता है। जब अप्रैल के महीने में सूर्य होता है तो गर्मी बढ़ जाती है, यानी कि सूर्य अपनी ताकत बखेर पाता है। इसी प्रकार जब कोई ग्रह नीच का होता है तो वो अपनी ताकत नहीं बखेर पाता, अपने गुणों को, अपने तत्व को नहीं बखेर पाता, सिर्फ इतना ही है। लेकिन एक बिगिनर को एस्ट्रोलॉजी के, जिसने शुरुआत की, उसे समझाया जाता है उच्च और नीच के शब्दों से, या आम पब्लिक को समझाया जाता है। लेकिन हाई लेवल पे ना तो कुछ अच्छा और बुरा होता है। इसी प्रकार ना ज्योतिष में भी आप जाएंगे तो कोई उच्च का ग्रह नीच का ग्रह नहीं होता, ऊर्जाएं होती हैं। तो ये मैं अपने शब्दों को यहां पे विराम दूंगा, क्योंकि लेक्चर अगर इसको लेके चलें तो ये 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे भी चल सकता है, पर इतना टाइम मुझे अलाउ भी नहीं है, और आप लोग भी मतलब नहीं लंबे समय तक ऐसे कनेक्ट रह पाएंगे। तो अब मैं क्वेश्चंस लेता हूं, अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो। आप लोगों में से किस किस को एस्ट्रोलॉजी का बेसिक नॉलेज है यहाँ पे, जितने भी लोग हैं? हाँ, हैंड रेज करेंगे। कमेंट रादर देन अ क्वेश्चन। जी सर। I am a professional like you, but on the other side, I am in the medicine side. जी सर। I'm a doctor. Nice sir. I developed a similar taste for astrology way back in 2001. Yes sir. And you left the Bharati Vidya Bhavan after 6 months. 6 months, yes sir. I completed the 2 years course. Nice sir. And got the gold medal. I was the Great sir. first one amongst those. जी जी। And then I thought of blending the way you tried to blend it with astrology, with the medical science, because medical astrology itself is a field. Right sir. Contrary to what you learned, what was told to me was that you have to depend upon the Kundali as a whole, which means you got to find out not only the Rashi, but you have to find out the whole Kundali. Yes. And for that, the time of birth is a very important sign. Right sir. Without time of birth, you cannot create. Cannot sir. Right? Right sir. So therefore, I was having my own practice. So I put my receptionist on the job. I said, when you take the data, what is your name, age, blah, blah, ask the time of birth also, so that we can record the time of birth, and later on, we can see that we knew that if they say 5th house is affected more, then the problem of children will be more. Yes. 7th house, there will be more health issues. And similarly on the 3rd house of the Mars is there, the cardiac issues will be more, and so on. So. Yes. So I wanted to have that comparison. But the moment I started having this date of birth, time of birth, the patient started doubting I am an astrologer or a doctor. So I thought over some time I will neither be an astrologer nor a doctor. So I had to abandon it and continue with my medical profession only.
You rightly mentioned that yes, this can be great help. Medical astrology can certainly do the same job as you have practiced it in the mythology. But I wonder whether just because of the Rashi you can have that prediction so much. Scientifically probably no, but as you know, in all fields there is an intuitive sense. Intuitive sense, right, sir. And maybe that you have developed, or God has given you that intuitive sense that much more, that even from the just name of the Rashi, calculating from the time, from the date of birth, you are able to predict a lot more than anyone and everyone who knows what is the Rashi. That would probably be the fusion of law and astrology, as you said, rather than transfusion. Fusion of law, medicine and astrology is also an open field. Open field, sir, right. Thank you. मैं सर की बात पे एक चीज़ कहना चाहूँगा. कुछ दिन पहले आई अटेंडेड ए वेबिनार ऑन एस्ट्रोलॉजी एंड आयुर्वेदा. लाइक सर हैव सेड कि मेडिकल एरिया में भी एस्ट्रोलॉजी वर्कआउट करती है. और दैट पर्सन बेसिकली उन्होंने बात जो की वो इस तरीके से कि अगर लगन में शनि बैठा है तो शनि वात को डिनोट करता है, वात पित्त और कफ. तो शनि, अगर लगन में शनि है या शनि का प्रभाव ज़्यादा है तो व्यक्ति के अंदर वात ज़्यादा होगा, वो वात प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा. तो सर इज़ राइट कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में वात कफ पित्त कह लीजिए या फिर राजसिक, तामसिक और सात्विक 3 चीज़ें होती हैं. ये भी प्लेनेट से ही आती हैं कि कौन सात्विक है कौन राजसिक है. और हम सब जब पैदा होते हैं तो इम्बैलेंसेस के साथ पैदा होते हैं. ये जो पंच तत्व हैं ये हमारी बॉडी में इम्बैलेंसेस होते हैं और जिसने इनको बैलेंस कर लिया वो हेल्दी रह पाता है. और हमारे शरीर के जो 7 चक्रास हैं ये भी प्लैनेट्स को डिनोट करते हैं. तो कौन सा प्लैनेट आपका खराब है फिर वो योग भी कनेक्ट हो जाता है. एस्ट्रोलॉजी, योगा एंड आयुर्वेदा फिर उसको भी कनेक्ट किया जा सकता है. तो ये सब चीज़ें इस तरीके से हैं. और मैंने 2021 से डीप जाना शुरू किया था एस्ट्रोलॉजी में. और मैं आपको बताता हूँ, अगर हमारे क्लाइंट ये सोचते हैं कि आप एस्ट्रोलॉजर हैं या डॉक्टर फिर कैसे, तो उनका IQ बहुत छोटा है बेसिकली. और मैं अपने क्लाइंट्स को बोलता हूँ कि मैं एडवोकेट हूँ और एडवोकेट कोई जस्ट मनी मेकिंग मशीन नहीं होती. एडवोकेट एक काउंसलर भी होता है. और आपको मैं बताऊँ, मेरे पास कुछ डाइवोर्स केसेस ऐसे आए जहाँ पे मैंने कहा कि आपका टाइम ख़राब है, डोंट फाइल ए केस, 1.5 साल निकाल लीजिए, आपका बेटर हो जाएगा. और 2 साल के बाद या 1.5 साल के बाद वो लोग मिठाई का डब्बा लेके आ रहे हैं और कह रहे हैं वकील साहब यू वर राइट. एक लड़की थी, डॉक्टर थी एक लड़की, मैं आपको बताऊं, JP हॉस्पिटल जीरकपुर में काम करती थी. उसका डाइवोर्स हो रहा था एक लड़के से. और मैंने उसे कहा कि वो कहती मैं नेक्स्ट किसी के साथ एंगेज हो गई हूँ, मुझे जल्दी डाइवोर्स दिलाओ. और वो लड़की टॉरस थी, वो लड़का लिब्रा था. तो टॉरस एंड लिब्रा मेड फॉर ईच अदर, जनरली हम ये बोलते हैं ऐसा. बोथ राशिज आर कंपेटिबल, वीनस की हैं दोनों. और उसका मैसेज आया व्हेन शी सोलेमनाइज्ड मैरिड विद सेकंड गाय आफ्टर फ्यू इयर्स कि सर यू वर राइट, ही इज़ द बेस्ट मैच फॉर मी. तो ठीक है सर, इंट्यूशन पावर. और मैं एक चीज़ बताता हूँ इंट्यूशन की, जो आपने बात की, एस्ट्रोलॉजी के कितने भी सूत्र याद कर ले कोई व्यक्ति, लास्ट में जो मोहर लगाता है प्रिडिक्शन पे वो इंट्यूशन लगाता है. और मैं आपको बताऊं, जैसे एक सूत्र है कि जमीन खोदने से पानी निकलता है, सब कहेंगे ये सूत्र काम करता है, लेकिन ये राजस्थान का व्यक्ति, रेगिस्तान का व्यक्ति कहेगा ये सूत्र काम नहीं करता. तो ये हर व्यक्ति के लिए अलग है कि वो किस परिस्थिति में है और किन संभावनाओं के अंदर बैठा है. इसीलिए देश काल और परिस्थिति या देश काल और पात्र की हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, जब बात करते हैं कि जो व्यक्ति आपके पास आया उसकी दशा कौन सी चल रही है, वो किस क्षेत्र से आया है. कोई अफ्रीकन आया और आप कहें कि नॉनवेज नहीं खाना, तो वो जुपिटर खराब हो जाएगा, ये प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता. लेकिन जब कोई बनारस से आया है और एक व्यक्ति, जैसे मैं आपको बताऊं, 2 व्यक्ति हैं, दोनों की दशा खराब चल रही है. एक व्यक्ति बनारस में आध्यात्मिक है और एक व्यक्ति पंजाब के अंदर है जो आध्यात्मिक बिल्कुल भी नहीं है. तो उस दशा में जब वो बनारस वाला व्यक्ति है उसे ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, वो ईजिली निकल जाएगा. लेकिन जो पंजाब वाला व्यक्ति वो ज़्यादा सफ़र करेगा. क्योंकि ये भी एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है कि इंट्यूशन पावर आपके पास तभी आएगी जब आप आध्यात्मिक होंगे. इसलिए एस्ट्रोलॉजर को ये कहा जाता है कि आप पूजा पाठ भी करें. और जब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, शनि देता है कर्मों के अनुसार फल, और बृहस्पति जब तक सिग्नेचर नहीं करता ना, शनि कर्म का फल नहीं दे पाता. यानी कि धर्म है बृहस्पति और न्याय है शनि. तो न्याय ऐसा तो नहीं ना किसी ने चोरी की और फांसी दे दो इसको, वहाँ भी धर्म तो आएगा ना.
धर्म क्या कहता है कि चोरी पे फांसी नहीं बनती, फांसी नहीं देनी चाहिए। तो जुपिटर सिग्नेचर जब तक नहीं करता, शनि जीवन में फल नहीं दे पाता। इसलिए जुपिटर है संत, शास्त्र, धर्म, मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, ये सारा जुपिटर है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो एकमात्र उपाय है, जो सबसे बड़ा उपाय है जीवन में समस्या है, कि बृहस्पति की शरण में चले जाओ, यानी कि आप आध्यात्मिक हो जाओ, आप सच्चे मन से सेवा करनी शुरू कर दो। तो कहने का मतलब है कि ये चीज़ें इसी तरह से रेमेडीज काम करती हैं। और मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, जैसे अंधकार को कभी दूर नहीं किया जा सकता, प्रकाश बढ़ाया जा सकता है। तो जब रेमेडीज की बात एस्ट्रोलॉजी में करते हैं तो यही है कि हम आपकी समस्या को दूर नहीं कर सकते, लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ें उनको बढ़ा देते हैं ताकि वो मिटिगेट हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो ये बैलेंस करने का ही एक साइंस है जीवन को, और कार्मिक चीजें हैं। हाँ जी, हाँ जी। मिटिगेट करने के लिए फेथ बहुत जरूरी है। फेथ, अगर आप में फेथ नहीं होगा, आप किसी चीज को मिटिगेट कर ही नहीं सकते। मैं फेथ की बात पे भी एक एग्जांपल आपको दे दूं। 6th हाउस ना सर्विस को डिनोट करता है। जितने भी अनाथालय हैं या हॉस्पिटल में नर्सें काम करती हैं, नर्सें भी 6th हाउस से आती हैं। या जितना भी जो सिख वर्ग है समाज का, उसकी सेवा करने के जो संस्थान हैं, चाहे वो हॉस्पिटल हो, हॉस्पिटल 12वां घर आता है, नर्सिंग 6ठा घर आता है, तो 6ठा घर सेवा का है। तो अब मान लीजिए किसी को उपाय दे दिया कि आप गुरुद्वारे में जाके, मंदिर में जाके सेवा करें। हाँ हाँ जी, 6th house मतलब sun is in the 6th house। नहीं, 6th हाउस ओवरऑल 6 नंबर राशि है ना, जो 6 नंबर साइन और 6th हाउस, ये सर्विस को डिनोट करता है, जॉब, नौकरी, या फिर सेवाएं। किन लोगों की सेवाएं? जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जो सिख हैं। तो छठे घर की दशा चलती है तो लोन भी आ जाता है, बीमारी भी आ जाती है। तो ये कहा जाता है कि छठे घर में की सेवा करो। एक व्यक्ति गुरुद्वारे में जाके जूता घर में सेवा कर रहा है। अब किसी ने पूछा, भैया तू ये क्यों कर रहा है? यार पंडित जी ने बताया इसलिए कर रहा हूँ। इसका मतलब ट्रस्ट नहीं है, उसका फेथ नहीं है, वो सिर्फ सोल्यूशन लेने के लिए कर रहा है, वो काम नहीं करेगी। तो ये तब काम करती है जब फेथ होता है। बिल्कुल आपकी बात राइट है यहाँ पे। तो ये चीज़ें हैं जी सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच जी सर। ओके सर, दिस इज ए वेरी हाँ जी, लॉन्ग टाइम। हम जितना टाइम चाहें डिस्कस कर सकते हैं जी, बहुत टाइम चाहिए, लेकिन ड्यू टू दिस पासिंग ऑफ द टाइम तो वी आर इंटरप्टेड यू। तो सबसे जरूरी क्या है कि हमें कोई भी चीज़ पे जाना है, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हमें मध्य मार्ग पे जाना है। तो वी आर नॉट टू गो टू एनी एक्सट्रीम, so we have to know the things and go to the मध्य मार्ग। So I request Rotarian Ashok Khanna ji to propose a formal vote of thanks. President, Secretary and the Chief Guest. क्योंकि चीफ गेस्ट हिंदी में बोला सो मुझे भी थोड़ा वर्ड हिंदी में देना चाहिए। आज बहुत ज़्यादा थोड़ा थैंक्स की उम्मीद ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं रही, तो जो मेरे मित्र डॉक्टर मलिक ने और आपकी जो आपस में डिस्कशन हो रही है उससे मेरा भी ख्याल ज़्यादा मैं कुछ कह सकता हूँ। ये मैं एक जरूर कहूँगा, आपने जो बात बोली, ये मेरे बहुत बड़े मित्र हैं, मोर देन 50 ईयर्स। मैं इनको बहुत साल से कह रहा था यार तुम एस्ट्रोलॉजी सीखो, तो वाकई इसे ज्वाइन कर लिया बात जी। मेरे को तो लालच था कि मेरी सेहत कर देगी पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं ये कहूँगा, आप जो कह रहे हैं, आपने जो कहा कि जी एस्ट्रोलॉजी के हेल्प इन, आई स्टिल बिलीव, हालांकि हमारे डॉक्टर साहब बिलीव करे ना करे, मैं तो फिर भी बोलता हूँ यार कि फलानी दशा जल्दी देखना, देख भी लेना है, नहीं मर्जी नहीं देखेगा जी। बट sometimes I feel that it can be helpful. I am saying as a layman. I am neither astrologer nor a doctor. So जनाब आपने जो आज बोला, मैं नोटरी में 51 years से ज़्यादा हूँ, 51 years से ज़्यादा हूँ। इस बार किसी बात हो रही, मैंने आज जैसा कोई लेक्चर नहीं सुना। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। आज मेरी पता नहीं राशि कौन सी चल रही थी, मैं बाहर ही आया, सेक्रेटरी साहब और प्रेसिडेंट साहब खड़े थे, कहते जी आज तुम आए हो? जी थैंक यू। फिर मेरी बीवी बाहर गई है अब्रॉड, अस्पताल पर आया जी, तो कहते आज तुम मोर टैक्सी हो। थैंक यू सर सो मच, थैंक यू सो मच जी सर, थैंक यू सर। बट we need to have a smaller group. Yes, I will request my friend, particularly my wife is away, so I
श्योर सर, हाँ जी, हाँ जी, श्योर सर, श्योर सर, हाँ जी जी। This is our अच्छा precept our थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ जी, हाँ जी। कार्ड एक्सचेंज कर Until election today is 1,680 and with this meeting is done. Thank you very much.